हिस्ट्री बुक्स हमें एक सैनिटाइज्ड वर्जन सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि बिजनेस हार्ड वर्क, एथिक्स और ऑनेस्टी से बनता है। बट इन द रियल वर्ल्ड इज मेसी। रियल वर्ल्ड में एम्पायर्स बनते हैं गट्स से, लूप होल से और कभी कभी रूथलेसनेस से। आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, उनकी बायोग्राफी इंडिया में ऑफिशियली बैंड थी। लोग उस किताब को द पॉलिस्टर प्रिंस कहते हैं। उस किताब में उस आदमी की कहानी थी जिसने इंडियन बिजनेस का डीएनए बदल दिया। धीरू भाई अंबानी। लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, कुछ लोग उन्हें मैनिपुलेटर कहते हैं। बट जब मैंने उनकी लाइफ को स्टडी किया, उनके डिसीजंस को डिकोड किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो इन सब से ऊपर थे। ही वॉज अ सिस्टम हैकर। वो इंडिया के पहले बिजनेसमैन थे जिसने ये एक्सेप्ट किया कि अगर इंडिया में बड़ा बनना है तो गवर्नमेंट से लड़ना नहीं है, गवर्नमेंट को ओन करना है। उनका एक फेमस कोट है जो उनकी पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करता है। आई डोंट ब्रेक लॉज, आई मेक देम। हम धीरू भाई की बायोग्राफी सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम उनके दिमाग को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। हम वो 5 डार्क आर्ट्स सीखेंगे जिन्होंने एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट को इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी बना दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ रिलायंस वॉज एक्चुअली बिल्ट। पार्ट 1, द सिल्वर आर्बिट्राज, द 0 to 1। सबसे पहला लेसन जो हमें धीरू भाई की अर्ली लाइफ से मिलता है वो है आर्बिट्राज, मतलब दो मार्केट्स के बीच का प्राइस डिफरेंस ढूंढना और बिना रिस्क के पैसा बनाना। कहानी शुरू होती है 1950s में, एडन, यमन। धीरू भाई वहां एक शेल पेट्रोल पंप पे काम करते थे। सैलरी थी मुश्किल से कुछ 100 रुपए, लेकिन उनका दिमाग पेट्रोल भरना नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढना था। उस वक्त यमन की करेंसी थी रियाल, जो प्योर सिल्वर यानी चांदी की बनी थी। धीरू भाई ने ग्लिच नोटिस किया। उन्होंने देखा कि लंदन बुलियन एक्सचेंज में सिल्वर का रेट बढ़ गया है। सिल्वर एज अ मेटल महंगा था, लेकिन यमन का रियाल कॉइन अभी भी वही पुरानी वैल्यू पे चल रहा था। यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ खबर पढ़ते और भूल जाते, बट धीरू भाई, ही एक्टेड। गणित सिंपल था। अगर मैं कॉइन को दुकान पे यूज करूँ तो वैल्यू है 1 रुपया, लेकिन अगर मैं कॉइन को पिघला यानी मेल्ट कर दूं तो जो सिल्वर मिलेगा वो बिकेगा 1 रुपये 50 पैसे में। उन्होंने मार्केट से हजारों कॉइन्स कलेक्ट करना शुरू किया। वो कॉइन्स को मेल्ट करते और सिल्वर की ब्रिक्स बनाकर लंदन के डीलर्स को बेच देते। ये इलीगल नहीं था, ये बस स्मार्ट था। ही वॉज लिटरली मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। 3 महीने बाद सरकार को पता चला कि देश से कॉइन्स गायब हो रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठाई, लेकिन तब तक धीरू भाई अपना पहला कैपिटल बना चुके थे। यहाँ लेसन नंबर 1 है, डोंट वेट फॉर द सिस्टम टू बी परफेक्ट। मिडिल क्लास आदमी वेट करता है सिस्टम के ठीक होने का। अरे टैक्स ज्यादा है, इन्फ्लेशन है। फाउंडर ढूंढता है कि कहाँ प्राइस गलत है। धीरू भाई ने इन्फ्लेशन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने इन्फ्लेशन पे बेट लगाया। ही सॉ वैल्यू वेर अदर्स सॉ लूज चेंज। पार्ट 2, द लाइसेंस राज एंड द लॉस लीडर। जब वो 1958 में इंडिया वापस आए, उनके पास वो सिल्वर वाला पैसा था, अराउंड 15,000 रुपीज। लेकिन इंडिया का माहौल अलग था। ये 1960s और 1970s का इंडिया था। इंदिरा गांधी का एरा, द इनफेमस लाइसेंस राज। उस वक्त बिजनेस करना बिजनेस कम और परमिशन मांगना ज्यादा था। अगर आपको एक मशीन खरीदनी है तो 50 परमिशंस, इंपोर्ट करना है बैन, एक्सपोर्ट करना है लाइसेंस चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज, टाटाज, बिरलाज भी डर के काम करते थे। बट धीरू भाई ने यहाँ अपना दूसरा प्रिंसिपल लगाया, सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया। इंडिया में लोग कॉटन पहनते थे। कॉटन मैला होता था, प्रेस करना पड़ता था, जल्दी फट जाता था। धीरू भाई ने देखा फॉरेनर्स को पॉलिस्टर पहनते हुए, चमकदार, सस्ता और ड्यूरेबल। उन्हें दिख गया कि इंडिया का फ्यूचर कॉटन नहीं, पॉलिस्टर है। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, गवर्नमेंट। रूल ये था, आप पॉलिस्टर तभी इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करोगे। इसे कहते थे रेप लाइसेंस यानी रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस। बाकी बिजनेसमैन नायलॉन एक्सपोर्ट करते थे ताकि थोड़ा प्रॉफिट मिले। धीरू भाई ने गेम पलट दिया। उन्होंने स्पाइसेस, मसाले, रेयॉन और नायलॉन एक्सपोर्ट किया, लॉस में। हाँ, उन्होंने जानबूझकर नुकसान खाया। लोग सोचते थे ये आदमी पागल है, एक्सपोर्ट में नुकसान कर रहा है। लेकिन धीरू भाई मैथमेटिक्स के विजर्ड थे। उनका कैलकुलेशन ये था कि अगर मैं एक्सपोर्ट में 10 रुपए का नुकसान खाता हूं तो मुझे लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस से मैं जो पॉलिस्टर लाऊंगा वो इंडिया में 500% प्रॉफिट पे बिकेगा। सो 10 रुपए का लॉस गिव्स मी 100 रुपीज का प्रॉफिट। ये है लेसन नंबर 2, एक्सेप्ट माइक्रो लॉसेस फॉर मैक्रो विंस। उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा जलाया ताकि लॉन्ग टर्म में मार्केट डोमिनेट कर सकें। जब उनके कंपेटिटर्स पेनीज बचा रहे थे, धीरू भाई एम्पायर बना रहे थे। इस फेज में उन्होंने एक और चीज मास्टर की, मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट।
दिल्ली के कॉरिडोर्स में, मिनिस्ट्रीज में धीरू भाई का नेटवर्क स्ट्रांग होने लगा। कहा जाता है कि रिलायंस का ऑफिस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं था, लेकिन मिनिस्ट्री की फाइल्स रिलायंस के ऑफिस में होती थीं। उन्होंने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उन्होंने सिस्टम को ग्रीस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में सबसे बड़ा बैरियर कंपटीशन नहीं, ब्यूरोक्रेसी है। पार्ट 3, द ग्रेट बेयर कार्टेल वॉर, द क्राइसिस। अब आते हैं उस कहानी पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा लेजेंड है। अगर आपको लगता है गेम स्टॉप और वॉल स्ट्रीट बेट्स नया है, तो आपको 1982 की इस कहानी के बारे में नहीं पता। रिलायंस तेजी से बढ़ रही थी, और जब आप तेजी से बढ़ते हैं तो आप दुश्मन बनाते हैं। कोलकाता का एक बेयर कार्टेल था। बेयर कार्टेल मतलब वो लोग जो मार्केट गिरा के पैसा कमाते हैं, शॉर्ट सेलर्स। ये पुराने खिलाड़ी थे। उन्हें लगा धीरू भाई एक नया बच्चा है, इसे सबक सिखाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि रिलायंस के शेयर प्राइस को गिरा देंगे और धीरू भाई को बर्बाद कर देंगे। मार्च 1982, बेयर्स ने रिलायंस के शेयर्स बेचना शुरू किया। धड़ाधड़ सेलिंग हुई। शॉर्ट सेलिंग मतलब उनके पास शेयर्स थे नहीं, बस वो बेच रहे थे इस उम्मीद में कि प्राइस गिरेगा तो सस्ते में खरीदकर वापस कर देंगे। शेयर प्राइस गिरने लगा, पैनिक फैल गया। धीरू भाई के पास दो रास्ते थे, या तो वो डर के मारे चुप बैठ जाते या फिर वो लड़ते। धीरू भाई ने अपना तीसरा प्रिंसिपल यूज किया, बोल्डनेस इज द अल्टीमेट लेवरेज। उन्होंने अपने दोस्तों को यानी फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस को फोन किया, अरब से कुछ कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट किया और एक सिंपल ऑर्डर दिया, जितने शेयर्स वो बेच रहे हैं खरीद लो। बेयर्स बेचते गए, धीरू भाई के एजेंट्स खरीदते गए। एक दिन बीता, दो दिन बीते, प्राइस गिरने के बजाय ऊपर जाने लगा। 125 से 135, फिर 140। बेयर्स कंफ्यूज हो गए, ये हो क्या रहा है। और फिर आया सेटलमेंट डे। स्टॉक मार्केट का रूल है, जिस शुक्रवार को सेटलमेंट होता है, या तो आपको शेयर्स देने पड़ेंगे या बदले में उधार यानी पेनल्टी देना पड़ेगा। बेयर्स ने सोचा वो पेनल्टी देके बच जाएंगे, लेकिन धीरू भाई ने वो किया जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई शेयर्स, फिजिकल डिलीवरी दो। मार्केट में हंगामा मच गया। शेयर्स तो थे ही नहीं, सारे शेयर्स तो धीरू भाई ने पहले ही खरीद लिए थे। बेयर्स फंस गए। अब उन्हें शेयर्स खरीदने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा, धीरू भाई के पास। धीरू भाई ने उन्हें उन्हीं के शेयर्स वापस बेचे, लेकिन अपनी मुंह मांगी कीमत पर। इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा था। एक आदमी ने पूरे मार्केट को झुका दिया था। बेयर कार्टेल बैंकरप्ट हो गया, और उस दिन के बाद मार्केट में एक रूल बन गया, डोंट बेट अगेंस्ट धीरू भाई। यहाँ लेसन नंबर 3 है, व्हेन यू स्ट्राइक, स्ट्राइक टू किल। धीरू भाई डिफेंसिव नहीं खेले, उन्होंने अटैक किया। उन्होंने रिस्क लिया जो पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। ये वो फाउंडर मेंटालिटी है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये स्ट्रीट स्मार्ट्स है, ये जिगरा है। लेकिन धीरू भाई सिर्फ एक मार्केट फाइटर नहीं थे, उनका असली मास्टरपीस अभी आना बाकी था। उन्होंने देखा कि बैंक्स उन्हें पैसा देने में नखरे कर रहे हैं। बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, तो धीरू भाई ने सोचा, व्हाई डू आई नीड बैंक्स, व्हाई नॉट बैंक ऑन द पीपल। और यहाँ से शुरू हुई द इक्विटी कल्ट, जहां उन्होंने इंडिया के मिडिल क्लास को अपना पार्टनर बनाया। एक ऐसा मूव जिसने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया। वो क्या था और कैसे उन्होंने हजारों लोगों को मिलियनेयर बनाया? लेट्स मूव टू आइडिया नंबर 4। आइडिया नंबर 4 उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसे कहते हैं डेमोक्रेटाइजिंग कैपिटल। 1970s और 80s में अगर आपको बिजनेस बढ़ाना था तो आपको बैंक्स के पास जाना पड़ता था, और बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। वहां बाबू लोग डिसाइड करते थे कि किसको लोन मिलेगा और किसको नहीं। धीरू भाई को रियलाइज हुआ कि ये बैंक्स उनकी ग्रोथ स्पीड को मैच नहीं कर सकते, तो उन्होंने बैंक्स को बाईपास कर दिया। उन्होंने सोचा, मुझे मिडिलमैन क्यों चाहिए, मैं सीधा आम जनता पब्लिक के पास क्यों न जाऊं। उस जमाने में शेयर मार्केट को सट्टा बाजार, गैम्बलिंग डेन कहा जाता था। शेयर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का क्लब था। मिडिल क्लास आदमी, डॉक्टर, टीचर, शॉपकीपर शेयर मार्केट से डरता था। धीरू भाई ने इस डर को खत्म किया। उन्होंने रिलायंस का आईपीओ निकाला, लेकिन ये सिर्फ फंडिंग रेस करना नहीं था, ये ट्रस्ट बिल्ड करना था। उन्होंने गुजरात के गांव-गांव में, मुंबई की चॉल्स में जाके लोगों को समझाया कि रिलायंस उनकी कंपनी है। उनका लॉजिक सिंपल था, प्रॉफिट शेयर करो। उन्होंने कहा, मैं अकेला अमीर नहीं बनूंगा, अगर रिलायंस बढ़ेगी तो मेरा शेयर होल्डर भी बढ़ेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, रिलायंस के शेयर्स ने लोगों को असली पैसा बना के दिया। लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए रिलायंस के शेयर्स जोड़ते थे। दुकानदार अपनी दुकान गिरवी रखकर रिलायंस के शेयर्स खरीदते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत 1985 में मिला। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग होनी थी। यूजुअली एजीएम्स बोरिंग होती हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स में होती हैं, लेकिन रिलायंस की एजीएम में 12,000 लोग आने वाले थे। मुंबई का कोई भी हॉल इतना बड़ा नहीं था। तो धीरू भाई ने क्या किया?
उन्होंने एजीएम कूपरिज फुटबॉल ग्राउंड में रखी। इमेजिन करिए एक कॉरपोरेट मीटिंग ओपन ग्राउंड में, जहां लोग पिकनिक की तरह बैठे हैं और धीरू भाई स्टेज पे खड़े होकर माइक्रोफोन पे बात कर रहे हैं जैसे कोई रॉक स्टार हो। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। उस दिन रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो एक मूवमेंट बन गई। लेसन नंबर 4, ट्रस्ट इज द अल्टीमेट करेंसी। जब पूरा सिस्टम, बैंक्स, गवर्नमेंट, कंपेटिटर्स आपके खिलाफ हो जाए तो पब्लिक सपोर्ट आपका कवच बन जाता है। धीरू भाई टू बिग टू फेल नहीं थे, वो टू लव्ड टू फेल थे। पार्ट 5, वर्टिकल इंटीग्रेशन, द फार्म टू फैब्रिक स्ट्रैटेजी। अब आते हैं उस बिजनेस स्ट्रैटेजी पे जिसने रिलायंस को एक ग्लोबल जायंट बनाया। ये है आइडिया नंबर 5, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। धीरू भाई का सपना सिर्फ कपड़ा बेचना नहीं था। उन्होंने स्टार्ट किया टेक्सटाइल से, विमल ब्रांड से। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये कपड़ा बनाने के लिए जो धागा, फाइबर लगता है, वो मैं दूसरों से क्यों खरीदूं, मैं खुद बनाऊंगा। तो उन्होंने पॉलिएस्टर फाइबर प्लांट लगाया। फिर उन्होंने सोचा कि पॉलिएस्टर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स लगता है, वो मैं इंपोर्ट क्यों करूं, मैं खुद बनाऊंगा। तो उन्होंने पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगाए, पीटीए, मैग। फिर सवाल आया कि पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आते हैं? ऑयल से। तो मैं ऑयल दूसरों से क्यों लूं, मैं अपनी रिफाइनरी लगाऊंगा। और जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी। और फाइनली, तेल कहाँ से आता है? जमीन से। तो मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन भी खुद करूंगा। देखिए उनका दिमाग कैसे चलता था। वो कंज्यूमर से शुरू हुए और पीछे जाते जाते रॉ मटेरियल तक पहुंच गए। इसे कहते हैं कैप्चर द एंटायर वैल्यू चेन। इसका फायदा क्या? कॉस्ट कंट्रोल। जब कंपेटिटर्स रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से रोते थे, धीरूभाई हंसते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी वही बना रहे थे। आज रिलायंस अगर जियो चला रहा है तो ये वही माइंडसेट है। डेटा, रॉ मटेरियल खुद का, स्पेक्ट्रम खुद का, फाइबर खुद का। लेसन नंबर 5, कंट्रोल योर डेस्टिनी। धीरूभाई ने सिखाया कि अगर आपको मार्केट डोमिनेट करना है तो आपको सप्लाई चेन का हर हिस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। डोंट रेंट योर फ्यूचर, ओन इट। पार्ट 6, द लेगेसी एंड द फ्लॉ। 1986 में धीरूभाई को स्ट्रोक आया। उनका राइट साइड पैरालाइज हो गया। लोगों को लगा रिलायंस खत्म, शेयर प्राइसेस गिरने लगे। लेकिन धीरूभाई वापस आ गए। हाथ काम नहीं कर रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे मुकेश और अनिल को ग्रूम किया और अगले 16 साल तक कंपनी को नई हाइट्स पे लेकर गए। जुलाई 2002 में जब उनका डेथ हुआ, तब तक रिलायंस एक $15 बिलियन एम्पायर बन चुका था। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट जिसने 500 रुपीज से शुरू किया था, उसने इंडिया की जीडीपी का 3% क्रिएट किया। लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। क्रिटिक्स आज भी कहते हैं कि उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, कि उन्होंने रूल्स को बेंड किया। ये सच हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने इंडिया को सपना देखना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि आपका बाप कौन है ये मैटर नहीं करता, आपके अंदर कितनी आग है ये मैटर करता है। सो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे फ्रॉम धीरूभाई अंबानीज लाइफ? अगर मुझे एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये होगा, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली, यानी विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। 1, आर्बिट्राज, जहां गैप दिखे वहां घुस जाओ। 2, लॉस लीडर, बड़ी जीत के लिए छोटी हार एक्सेप्ट करो। 3, बोल्डनेस, जब दुश्मन अटैक करे तो डबल डाउन करो। 4, ट्रस्ट, लोगों को पार्टनर बनाओ, कस्टमर नहीं। इंटीग्रेशन, अपना पूरा सिस्टम खुद कंट्रोल करो। ये थी धीरूभाई अंबानी की रियल स्टोरी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो सब्सक्राइब बटन को अभी हिट करें।